हेलो एवरीवन बच्चों, मेरा नाम है राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टॉप रैंकर्स सुपर। हम पढ़ने वाले हैं बेटा बायो का आज पहला चैप्टर। मैंने कहा था आपके बोर्ड्स के पहले एक एक चैप्टर मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। पहला चैप्टर है हमारा बेटा रिप्रोडक्शन यूनिट का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब बेटा अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो मैं आपको पहले पेज पर जो देखे रखा हुआ है बता देता हूँ। फ्लावर्स हमको अट्रैक्ट करते हैं, उनकी सुगंध हो गई बेटा, उनका जो कलर्स हैं, है ना। और बेटा सीधी सी बात है, हम उस बगीचे में जाना पसंद करेंगे जहां पर ज्यादा अलग अलग कलर के फ्लावर्स हों जो अच्छी खुशबू दें, ना कि बेटा एक बंजर रेगिस्तान में। ठीक। अब फ्लावर होना एक एंजियोस्पर्म की पहचान है। और बेटा दूसरी बात ये, जितने जितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। और बेटा फ्लावर इज बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिनोमिना। ठीक है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो फ्लावर होना जरूरी है। ठीक। अब इसके आगे अगर हम बात करें बेटा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? हमको चाहिए था सीड। ठीक है, क्योंकि यही सीड आगे जाकर वापस से एक और प्लांट बनाएगा। ठीक। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए। अब अगर हम बात करें तो हम लोग ह्यूमंस जो हैं, हम बेटा फ्लावर्स को बहुत सारी जगह यूज करते हैं। अपना लव को एक्सप्रेस करने के लिए, ग्रीफ को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने अगर शोक जताना है उसके लिए, तो फ्लावर्स को हम लोग बहुत सारी तरह से यूज करते हैं टू एक्सप्रेस आर इमोशंस। ठीक है। अब बेटा फ्लोरिकल्चर जो होता है वो क्या है? फ्लोरिकल्चर स्टडी ऑफ फ्लावर्स है। फ्लावर फार्मिंग को बेसिकली फ्लोरिकल्चर बोला जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं ग्रोइंग और मार्केटिंग फ्लावर्स की। जैसे बेटा गेंदा हो गया, गेंदे के बेटा खेत लगते हैं। जैसे बेटा लोटस हो गया, उसकी खेती करी जाती है। तो ये सब किसके अंडर आएगा? ये सब अंडर आएगा बेटा फ्लोरिकल्चर के। आगे बात करें बेटा, फ्लोरिकल्चर में क्या होता है? कल्टीवेशन होता है बेटा फ्लावरिंग और ऑर्नामेंटल प्लांट्स का, सेल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, जिसको हम आगे यूज कर सके, या तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या हम परफ्यूम इंडस्ट्री में भी उसको यूज कर सके। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें बेटा, तो फ्लावरिंग होने के पहले ही एक प्लांट के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे देखो, पता है बॉटनी बच्चों को टफ क्यों लगती है? उसका कारण ये होता है कि दे आर नॉट एबल टू रिलेट दैट पार्ट बाय देमसेल्फ, है ना। और जोलॉजी क्यों आसान लगती है? क्योंकि ठीक है भाई, हमारे अंदर हमें पता है लिवर है, किडनी है, स्टमक है, क्या काम है सबका। तो यहां पर ध्यान दो, जिस तरह से बेटा एक बच्चा पैदा होते ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट नहीं कर सकता है, उसको कम से कम एक प्यूबर्टी एज तक आना रहेगा। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाएगा मीनार्क जब आएगा, और साथ में बेटा बॉयज में जब प्यूबर्टी हिट करेगी और स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो बात यह है कि हम लोगों को भी एक एज तक पहुंचना पड़ता है। उस एज के पहले हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। ठीक है। सिमिलरली बेटा फ्लावरिंग के पहले ही बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस और हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं कि फ्लावरिंग अब होने वाली है। ठीक है। अब बेटा हम आगे अगर बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं और फीमेल को क्या बोलते हैं? तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बेटा आपके प्लांट्स में बोला जाता है एंड्रोशियम, जिसमें आपके पास स्टेमिन्स रहते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बोला जाता है बेटा गाइनोशियम। ठीक है। गर्ल से फीमेल, गर्ल से गाइनोशियम, ऐसा ध्यान रखना। तो फीमेल हो गया गाइनोशियम, मेल हो गया एंड्रोशियम। ठीक है। आगे देखिए। अब अगर हम बात करें सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बेटा, तो उसमें कुछ इस तरीके से दिखने वाला पार्ट होता है। ठीक है। ये जो भी थ्योरी लिखी हुई है, ये मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, इसको आप क्लिक करके पॉज करके, एनसीईआरटी में भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, मैं आपको अभी समझा दे रहा हूं। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, कुछ इस तरीके से पार्ट दिखता है। एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल, ये जो ट्यूब टाइप दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं बेटा फिलामेंट। ऊपर ये जो दो लोब्स दिख रहे हैं बेटा, इसको बोलते हैं एंथर। अब ये दो लोब्स हैं, ठीक है। और हर एक लोब में फर्दर दो थीका होते हैं, दो और सेगमेंट्स होते हैं। मतलब मान लो अगर ये एक लोब है, ये आपका बच्चों एक लोब है,
और ये वाला बेटा आपका दूसरा लोब है ना। तो अभी हमें सामने क्या दिख रहा है, एक लोब दिख रहा है। इस लोब के अंदर भी इस तरीके से दो थीका होंगे, दो थीका, थीका मतलब पॉकेट, पाउच टाइप के रहेंगे, ठीक है। तो एक लोब में दो थीका, तो बाय लोब था, दो लोब में चार थीका, तो चार गड्ढे गड्ढे टाइप के दिखेंगे। हर एक गड्ढे गड्ढे टाइप को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये जो फिलामेंट है ऊपर जुड़ा हुआ है बेटा किससे, एंथर से, जो कि बायलोब्ड है। हर एक लोब डायथीकस है, दो थीका है उसमें, यानी कि जो दो लोब हैं टोटल मिलाकर चार थीका हमारे पास हो जाएंगे, जिनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। नीचे फिलामेंट जो है वो जुड़ा होता है बेटा या तो थैलेमस से जाकर या पेटल से। पेटल मतलब फूल की जो पत्तियां होती है ना रंग बिरंगी, उसको हम बोलते हैं पेटल। तो या तो वो पेटल से जुड़ा होगा या तो वो थैलेमस से जुड़ा होगा। और बेटा अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग नंबर ऑफ एंथर्स, आपके अलग अलग नंबर ऑफ ये स्टेमिन पाए जाते हैं। इसको कलेक्टिवली एंथर प्लस फिलामेंट कलेक्टिवली बोला जाता है बेटा क्या, स्टेमिन। आगे बात समझ में, आगे देखो। अब मैंने क्या बोला, हर एक थीका को क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। यही माइक्रोस्पोरेंजियम बेटा जो है वह आगे जाकर पॉलन सैक बनाता है, ठीक है, जहां पर पॉलन ग्रेन होते हैं, डेवलप होते हैं। अब बेटा उनको अगर हम काट देंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ रहे हैं, तो जब आप ट्रांसफर सेक्शन करोगे माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो बेटा आप क्या देखोगे, आप देखोगे उसको कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसमें चार लेयर रहती है। सबसे बाहर वाली लेयर को बोलेंगे बेटा एपिडर्मिस, क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। नीचे वाली लेयर को बोलेंगे बेटा उसके जस्ट नीचे एंडोथीसियम। एपी मतलब बाहर, डर्मिस मतलब लेयर, तो एपिडर्मिस बाहर वाली लेयर, एंडोथीसियम अंदर वाली लेयर, ठीक है। एंडोथीसियम अंदर वाली लेयर, फिर आएगा बेटा मिडिल लेयर, एक और आएगी मिडिल लेयर, और लास्ट लेयर आएगी उसकी टेपिटम, क्या आएगी, टेपिटम, ठीक है। तो बेटा सबसे बाहर वाली क्या हो गई, एपिडर्मिस, फिर अंदर क्या आई, एंडोथीसियम, फिर क्या आई, मिडिल लेयर, और सबसे अंदर आई टेपिटम। अब मैं आपको इसका यूज बता दूं बेटा, यूज क्या है, ठीक है। तो बेटा बाहर की जो तीन लेयर्स हैं उनका काम है बेटा प्रोटेक्ट करना जो अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं उसको, और साथ में बेटा उनका काम है जब पॉलन ग्रेन अंदर मैच्योर हो जाए, डेवलप हो जाए, ठीक है, तो उस पॉलन जो एंथर है उसका डेहिसेंस करवाना, उसको बर्स्ट करके पॉलन ग्रेन्स को बाहर निकालना। ये काम किसका है, बाहर की तीन लेयर का। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ठीक है। अब आप कहोगे सर वो चौथी लेयर टेपिटम बताई थी उसका क्या काम है, तो बेटा टेपिटम चूंकि सबसे अंदर वाली लेयर है और पॉलन ग्रेन के टच में रहती है, यही कारण है बेटा कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अब नरिशमेंट के लिए उसको खुद भी एनर्जी बनानी पड़ेगी, तो उसके पास में डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों एनर्जी बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जमाने भर की सारी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी प्रोसेस करवाकर आपको एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ेगा, किसके लिए, फॉर द मैच्योरेशन ऑफ या नरिशमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। आगे बात समझ में अच्छे से। अब जब एंथर जवान होता है, व्हेन एंथर इज यंग, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो जो माइक्रोस्पोरेंजियम थे हर एक एक जो टेट्राड बन रहा था, उसकी जगह बेटा कुछ सेल्स होते हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं, उनको बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू, वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में कौन आ जाते हैं, वो स्पोरोजेनस टिश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये येलो येलो पार्ट का, ये सारे आपके क्या होगा, ये होगा सारे आपके बेटा स्पोरोजेनस टिश्यूज। ये आगे जाकर माइक्रोस्पोरेंजियम बनेंगे, पॉलन मदर सेल बनेंगे, जिससे पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलेगी। अब इन्हीं स्पोरोजेनस टिश्यूज की अगर मैं बात करूं, तो बेटा इनके हर एक सेल के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो पॉलन मदर सेल की तरह बिहेव करना शुरू करे। पॉलन मदर सेल यानी कि जो पॉलन ग्रेन बनाएगा, ठीक है। और बेटा वही पॉलन ग्रेन बनने की ही पूरी प्रोसेस को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या लिखा हुआ है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलो देखो, जैसे जैसे एंथर डेवलप होगा क्या होगा, जो सेल्स हैं स्पोरोजेनस टिश्यू के वो मियोटिक डिवीजन जाएंगे, वो मियोसिस करेंगे और बनाएंगे वो बनाएंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। जैसे जैसे एंथर डेवलप हो रहा होगा
ये स्पोरोजेनस टिश्यू अपने आप को क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे और टेट्राड्स के फॉर्म में ले आएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स के फॉर्म में ले आएंगे। इस तरह से देखो, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, पहला मियोसिस करेगा तो बेटा मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन है, तो 1 से 2 हो जाएगा। फिर बेटा एक और मियोसिस करेगा तो 2 से क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोफॉर्म पॉलिन मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आगे देखो बेटा लिखा हुआ है, द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल। ये 4 सेल के क्लस्टर में है, इसलिए बोलते हैं इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अब जैसे जैसे एंथर जो है वो मैच्योर होगा तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। एज एंथर मैच्योर्स एंड डिहाइड्रेट, फिर क्या होगा, माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। वो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड थे वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, आपके पॉलन ग्रेन्स बना लेंगे। आ गई बात समझ में। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, देखो इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बेटा बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन। ठीक है, सबसे पहली बात तो बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स होंगे और बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स जब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो वो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बना लेंगे। ठीक है, और वो रिलीज हो जाएंगे जैसे ही एंथर का क्या होगा, डेहिसेंस होगा, एंथर बर्स्ट होगा, फूटेगा। जैसे ही उसका डेहिसेंस होगा वैसे ही ये सारे पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर्स बाहर आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से देखो, ये सब आपको क्या दिख रहे हैं, आपको ये जितने दिख रहे हैं ना अनगिनत नंबर में बीच में, ये सारे आपके बेटा क्या हैं, पॉलन ग्रेन। अब कुछ इस तरीके से मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं क्या हो रहा है। सबसे पहले राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड क्या होता है, सबसे पहले एंथर का प्रीमोर्डियम बनता है। ठीक है, सबसे प्रीमोर्डियम सबसे पहले वाली स्टेज। फिर बेटा छोटे छोटे से यहां पर स्पोरोजेनस टिश्यू आने के पहले छोटे छोटे से पहले क्या आएंगे, आर्की स्पोरियल सेल्स डेवलप हो जाएंगे। वो आर्की स्पोरियल सेल का डिफरेंशिएशन होगा, क्या बनाएंगे, स्पोरोजेनस सेल बना लेंगे। ठीक है, वो स्पोरोजेनस टिश्यूज जो हैं वो क्या करेंगे, मियोटिक डिवीजन करेंगे और क्या बना लेंगे बेटा, माइक्रोस्पोर बना लेंगे। फिर धीरे धीरे बेटा अब यहां देख रहे हो, यहां पर कोई भी लेयर फॉर्म नहीं हुई थी, यहां पर धीरे धीरे लेयर फॉर्म होना शुरू हो गई। यहां पर सारी लेयर्स आ गई आपकी और अल्टीमेटली आपका वो रहा। ठीक, अब बेटा दोनों की दोनों देखो, ये रहा पूरा एक लोब, ये वाला एक लोब, ये वाला दूसरा लोब, किसका, एंथर का। इनको जोड़ के जो रख रहा है, कनेक्ट कर रहा है, इसलिए नाम भी क्या दे दिया बेटा इसका, इसलिए हम नाम भी इसका देते हैं कनेक्टिव। क्या देते हैं बच्चों, कनेक्टिव। ठीक, अब हम बात करेंगे बच्चों पॉलन ग्रेन्स की। ठीक है, चलो इसको ध्यान दो। अब बात आती है बेटा किसकी, पॉलन ग्रेन्स की। तो पॉलन ग्रेन्स की अगर मैं बात करूं तो यही जाकर आगे मेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जो गाइनोशियम है उस पर ट्रांसफर होने वाले हैं। ठीक है, आगे देखो। अब बेटा बात करें पॉलन ग्रेन क्या बता रहे हैं, वो मेल गैमेटोफाइट बताते हैं। अगर आप हिबस्कस, हिबस्कस देखा है आप लोगों ने, जो हम दुर्गे माता को चढ़ाते हैं बेटा, नौ दुर्गे में, अभी नौ दुर्गे आ भी रही हैं, तो खैर, तो जब हम चढ़ाते हैं बेटा उस टाइम पे आपने देखा होगा उसमें ना, अगर हम छुए उसके एंथर को, ठीक है, तो हमारे हाथ पे कुछ येलो येलो डिपॉजिट हो जाता है। वही येलो येलो जो है वो ये एंथर है। और आप जब पानी की एक ड्रॉप डाल के अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे तो आप ये देखोगे कि पॉलन ग्रेन के बहुत सारे अलग अलग साइजेस होते हैं उसके, उसका शेप अलग होता है, कलर अलग होता है, डिजाइन अलग होता है। ठीक है, ऐसे कुछ आपको देखेंगे अलग अलग। ठीक है, आगे अगर हम बात करें बेटा, पॉलन ग्रेन बेसिकली बेटा 25 से 50 डायमीटर, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। 2 लेयर्ड वॉल होती है, 2 लेयर होती है। आउटर वाली लेयर को बोलते हैं, अच्छा आउटर लेयर जो होती है वो हार्ड होती है, उसको बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन एक्सटर्नल, इंटाइन इंटरनल, ऐसे याद रखो। बाहर वाली एक्सटर्नल है तो उसको बोल देना एक्साइन, अंदर वाली इंटरनल है बोल देना इंटाइन। ठीक है, अब बेटा जो एक्साइन है उसके पास होता है स्पोरोपोलिनिन नाम का एक सब्सटेंस। क्या रहता है, स्पोरोपोलिनिन नाम का एक सब्सटेंस। और ये एक ऐसा सब्सटेंस है बेटा जो बहुत हाई टेम्परेचर को भी विथस्टैंड कर जाएगा, लो टेम्परेचर आएगा तो भी सरवाइव कर जाएगा,
फिर ना ये किसी बेस से रिएक्ट करता है, ना ये किसी एसिड से रिएक्ट करता है, और आज तक इस स्पोरोपोलिन को कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर पाया है। तो बेटा हमारा जो आपका मान के चलो एक्साइन में जो स्पोरोपोलिन है, एक्चुअली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ व्हाट, मेल गैमिटोफाइट। मेल गैमीट्स का प्रिजर्वेशन कौन करवाता है? ये एक्साइन में प्रेजेंट स्पोरोपोलिन ही करवाता है। ठीक है। अब आप कहोगे सर अगर पूरा पॉलन ग्रेन इसी एग्जाइम से घिरा हुआ है तो फिर हमारे मेल गैमीट बाहर कैसे आएंगे? तो बेटा पूरे पॉलन ग्रेन में एक छोटा सा एक स्पेस होती है जहां पर स्पोरोपॉलन नहीं होता, उसको बोलते हैं, उसको जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जर्म पोर। और इसी जर्म पोर से जब ये पॉलन ग्रेन जाकर बैठेगा किस पर? स्टिग्मा के ऊपर, तो इसी जर्म पोर से क्या निकलेगा? पॉलन ट्यूब अराइज होगा। आगे बात समझ में? सिंपल सी कहानी है। अब अगर हम आगे बात करें बेटा, तो चूंकि ये जो एक्साइन है, इस एक्साइन के पास में बहुत अलग अलग पैटर्न्स होते हैं और अलग अलग डिजाइन्स भी होते हैं। ठीक है। और यही जर्म पोर है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? जर्म पोर। अब जर्म पोर क्या है? जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं है। ठीक है। तो बेटा इस वही जर्म पोर रिस्पॉन्सिबल है पॉलन ट्यूब के अराइज, पॉलन ट्यूब के बाहर निकलने के लिए, और साथ में रिस्पॉन्सिबल है किसके? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक। अब बेटा मैंने बताया था एक्सटर्नल लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन, अंदर इंटर्न वालों को बोलेंगे इंटाइन। इसके पास होते हैं बेटा दो सब्सटेंसेस। इसके पास होता है बेटा क्या क्या? इसके पास होता है सेलुलोज और पेक्टिन। ठीक है। इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन, जिसके पास सेलुलोज पेक्टिन होता है, वो थिन होता है और एक कंटिन्यूअस लेयर है। अब बेटा साइटोप्लाज्म जो होता है पॉलन ग्रेन का, वो सराउंडेड होता है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब आगे अगर मैं बात करूं, जब आपका पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो उसके पास दो सेल्स बचते हैं। पहला है बेटा कौन सा? वेजिटेटिव सेल। दूसरा है बेटा उसका जनरेटिव सेल। ठीक है। नाम से है वेजिटेटिव सेल, यानी कि वेजिटेशन प्रोवाइड करने वाला, यानी कि खाना प्रोवाइड करने वाला, यानी कि ये फूड रिजर्वॉयर में मोस्ट अबंडेंट होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। फिर है बेटा जनरेटिव सेल, यानी कि जनरेशन को आगे बढ़ाने वाला, यानी कि हमारा मेल गैमीट इसी से ही बनना चाहिए। बेटा चीजों को हमको बायो में रटना है ही नहीं, नाम से है जनरेटिव सेल, वो मतलब जनरेशन को आगे बढ़ाने वाला, वेजिटेटिव सेल वेजिटेशन वाला। ठीक है। इस तरीके से याद करो। अब बेटा आगे पढ़ते हैं। जेनेटिव सेल जो होता है वो स्मॉल होता है और पूरे वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में कहीं पर भी घूम सकता है। ठीक है। इसका बेटा स्पिंडल शेप का होता है, डेंस साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। आगे देखो बेटा स्टेजेस कैसे कैसी होती है माइक्रोस्पोर्स में। ठीक है। जो पॉलन ग्रेन में फाइनली जाकर मैच्योर होगा, सबसे पहले क्या? नॉर्मल है। फिर इसके बाद बेटा देखो यहां पर वैक्यूल्स आना शुरू हो गए, न्यूक्लियस थोड़ा सेपरेट हुआ, और आगे देखेंगे बेटा तो एसिमेट्रिक स्पिंडल से आ गए, और फाइनली आपका वेजिटेटिव सेल अलग हो गया और जनरेटिव सेल आपका अलग हो गया। अब बेटा ओवरऑल 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन जो है वो यही टू सेल्ड स्टेज में आगे जाकर शेड होती है। टू सेल कौन कौन से? जनरेटिव और वेजिटेटिव। पर बेटा बाकी बचे कुछ में क्या होता है? वो जो जनरेटिव सेल है, ठीक है, वही अपने आप को डिवाइड कर देता है किसमें? वो दे देता है आपको दो मेल गैमीट। पॉलन ग्रेन के शेड होने के पहले ही, पॉलन ग्रेन के निकलने के पहले ही जनरेटिव सेल जो है वो अपने आप को फर्दर दो में डिवाइड कर लेगा। ठीक है। इसी को बोल रहे हैं क्या? इसी को बोलते हैं बेटा थ्री सेल्ड स्टेज बोलेंगे, क्योंकि एक हो जाएगा आपका क्या? वेजिटेटिव सेल, और दो हो जाएंगे बेटा आपके पॉलन ग्रेन्स। ठीक है। मतलब दो मेल गैमीट। ठीक है। पॉलन ग्रेन के दो मेल गैमीट। अब ये जो पॉलन ग्रेन है बेटा, ये बहुत सारे क्या करता है? ये बहुत सारे एलर्जीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और छोटी मोटी एलर्जी नहीं बेटा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इतनी खतरनाक बीमारियां तक ये कॉज कर सकता है। आपने सुना होगा ना कि कभी कभी किसी ने किसी गुलाब को बस स्मेल करा और उसको सांस नहीं आ रही, क्यों?
पॉलन ग्रेन ने जाकर उस शरीर के अंदर क्या कर दी बेटा, एलर्जी कॉज कर दी। आई बात समझ में? अब आगे देखो, ध्यान देना। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन एलर्जी जो करता है वो करता है गाजर घास। उसका बॉटनिकल नेम है बेटा पार्थेनियम। ठीक है, गाजर घास पार्थेनियम जो है, अगर तुम लोग गूगल करोगे तुम समझ में आ जाएगा। तुम्हारे घर के आसपास अगर कोई खुला मैदान पड़ा हुआ है तो वो पार्थेनियम वहां पे लगा रहता है। बहुत छोटे छोटे छोटे, मतलब मान के चलो जो गोभी का फूल होता है ना, कॉलीफ्लावर, उसको एकदम छोटा कर दो, उस टाइप से गुच्छे में फूल लग रहे थे छोटे छोटे, या वाइट वाइट कलर के। और जैसे ही गाजर घास को तुम उखाड़ोगे और तुम्हारे हाथ पे पॉलन लगे तो पूरे हाथ पे खुजली खुजली लगने लगेगी तुमको, भयानक वाला। ठीक है, तो पार्थेनियम जिसको कैरेट ग्रास बोलते हैं, गाजर घास, वो इंडिया में आया था एज अ कॉन्टेमिनेशन। हमारा तो ये देश का प्लांट ही नहीं है, बाहर से किसी ने वीट वीट को इंपोर्ट करा होगा तो बेटा ये आ गया और पूरे हिंदुस्तान में अब फैला हुआ है। ठीक, अब देखो लिखा हुआ है नाउ फाउंड एवरीवेयर एंड कॉज पॉलन एलर्जी। अब बेटा पता है, हम ह्यूमंस आर वेरी ग्रीडी एंड जेलस पीपल। हम हमारा मतलब जहां दिखता है हम वहां टूट पड़ते हैं। चूंकि पॉलन ग्रेन के उस वेजिटेटिव वाले पार्ट में अच्छा खासा खाना होता है, तो हमने बेटा फूड निकालना शुरू कर दिया भाई पॉलन ग्रेन से। हाँ सही में, हम पॉलन टैबलेट्स बना लिए। और ये पॉलन टैबलेट बेटा जो वो दौड़ते हैं, अरे वो नहीं होते यार, घोड़े, घोड़े की रेस है ना, उसमें वो घोड़ों को खिलाए जाते हैं। कुछ एथलीट्स भी इसको कंज्यूम करते हैं ताकि उनके बॉडी अच्छी बिल्टअप हो सके। देख लेते हैं बेटा, देखो पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट। क्यों रिच इन न्यूट्रिएंट? वेजिटेटिव सेल पड़ा है ना बेचारे के पास में। अब इट हैज बिकम अ फैशन, ये फैशन बन चुका है रिसेंट ईयर्स में, टू यूज पॉलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट। भाई घर में बना हुआ मेथी, पालक, टिंडे, गिलकी, लौकी नहीं खाना है, पत्ता गोभी, भिंडी, और क्या क्या बनता है अपने घर में, बैगन भरता, राजमा और आपका छोले, ये सब नहीं खाना है। हम ये बाहर से जाकर भाई वो पोलन टैबलेट देना, फूड सप्लीमेंट चाहिए साहब, बहुत कमजोरी आ रही है। नॉनसेंस। ठीक है, बढ़िया घर पे खाना खाओ, ऐश करो यार, है ना। देखो अब इन वेस्टर्न कंट्रीज, अब ये सारे ट्रेंड कौन लाता है? अमेरिका वाले। In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. और बेटा pollen consumption has been claimed to increase the performance of athlete and race horses. ऐसा देखा गया कि साहब, अब पता है रिसर्च करने को क्या होता है, कल के दिन तुम बैठे और रिसर्च करने के लिए क्या, डस्टबिन में लगातार कचरा डालने से बीमारी ज्यादा फैल सकती है। तुम्हें यकीन नहीं होगा, ये रिसर्च का टॉपिक है। मैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ये रिसर्च का टॉपिक है। तुम साहब एक जगह पर इकट्ठा अलग अलग खाना रखोगे तो उसमें अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे। ये भी रिसर्च का टॉपिक है। मेरे सर पर कितने बाल है और क्यों नहीं है, ये भी एक रिसर्च का टॉपिक है। तुम्हारे नाखून अगर बड़े हैं तो उस नाखून के अंदर कितने सारे कौन कौन से डिपोजिशंस हुए हैं और रिच अमाउंट में क्या है, कितना न्यूट्रिशन है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक रिसर्च का टॉपिक है। तो रिसर्च तो कहीं भी हो सकती है। तो भाई रिसर्चर्स ने ये भी ढूंढ लिया कि साहब पॉलन टैबलेट खाने से जो एथलीट होते हैं वो तेज दौड़ेंगे और घोड़े भी तेज दौड़ेंगे। मतलब कुछ भी है, ऐसा कुछ भी तो नहीं है, एनसीईआरटी बोल रही है तो होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, आगे देखो। अब पॉलन ग्रेन्स एज सप्लीमेंट क्या, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं बेटा। अब बेटा एक टर्म बताऊंगा मैं, वाइबिलिटी। क्या बताऊंगा मैं? वाइबिलिटी। वाइबिलिटी होता क्या है एक्चुअल में, कि भाई मान लो कि यार पॉलन ग्रेन निकल गए कहां से, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। हमारा फ्लावर जो है उसमें अलग अलग मेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स अलग अलग है। मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। ठीक है, तो मेल फ्लावर से वाया वाया पॉलिनेशन करते करते फीमेल तक उसको जाना है। अब मान लो वो हवा तेज चली, ठीक है, और वो ज्यादा दूर चला गया और बगल में था उसका बेचारे का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल फ्लावर। ठीक है, वो तो दूर चला गया और साहब पता लगा कि वो 2 किलोमीटर दूर जाकर एक और फीमेल फ्लावर है। तो उस 2 किलोमीटर तक जाते 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 पॉलन ग्रेन
अपनी वो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब फ्रॉम जर्म पोर, जब तक वो रखेगा तब तक हम बोलेंगे कि वो पॉलन ग्रेन क्या है, वाइबल है। ठीक है, वाइबल मतलब एबल टू रिप्रोड्यूस, एबल टू प्रोड्यूस क्या, पॉलन ट्यूब, जो फर्दर जाके बेटा मेल गैमीट देगा किसमें, तो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। ठीक है, आगे देखो, when once they are shed, pollen grain have to land on the stigma before they lose their viability। ये समझ गए, they can lose viability in as little as 30 minutes, 30 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं तो देखा गया है बेटा, अगर उनको क्रायो प्रिजर्व कर लो, क्रायो प्रिजर्व क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप प्रिजर्व करोगे तो कईयों सालों तक इसको प्रिजर्व करके आप रख सकते हो। द पीरियड फॉर विच pollen grain remain viable are highly variable and to some extent depend on the prevailing temperature and humidity पे भी डिपेंड करता है। अब बेटा कुछ सीरियल्स ले लो, जैसे कि बेटा राइस हो गया, व्हीट हो गया, वहां पॉलन ग्रेन अपनी वाइबिलिटी लूज कर देता है कितने मिनट में, केवल 30 मिनट में। और बेटा वहीं रोजेसी फैमिली हो गई, लेग्यूमिनेसी फैमिली हो गई, सोलेनेसी फैमिली हो गई, वहां पर पॉलन ग्रेन वाइबल रहता है फॉर मंथ्स। रोजेसी गुलाब वाला, लेग्यूमिनेसी दाल वाला, सोलेनेसी इन सब में कई महीने तक रहेगा वाइबल। लेकिन वहीं बेटा सीरियल्स में जैसे राइस और व्हीट हो गए, वहां 30 मिनट में वाइबल। तभी 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 एक अकेला गेहूं का पेड़ नहीं उगाया जाता, पूरे एक खेत में उगाया जाता है। उसका कारण ये है बेटा कि पॉलन ग्रेन जो है वो केवल 30 मिनट में वाइबिलिटी लूज कर रहे हैं। तो अगर एक जगह से निकला और उसी पर नहीं जा पाया तो इधर उधर इधर उधर कहीं पर जाकर वो फर्टिलाइजेशन कर दे। अरे बात समझ में, अरे बात समझ में। लेकिन गुलाब का फूल एक पौधे में अलग उगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि साहब अगर वहां से पॉलन ग्रेन निकला तो या तो हमारे पड़ोसी के फ्लावर को जाकर कर सकता है फर्टिलाइज, या आगे इधर उधर बहुत सारे हैं कॉलोनीज, वहां पर जाकर कर सकता है फर्टिलाइज, इस टाइप से। ठीक है, चलो एनीवेज, अब बारी आ जाती है, यहां पर हमने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फिजियोलॉजी जो भी उसका था सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब बारी किसकी है, मेल खत्म तो फीमेल की बारी है। चलो हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या रहेगा। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो बेटा उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है गाइनोशियम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, गाइनोशियम। अब बेटा बात ये होती है गाइनोशियम में, देखो जैसे हम बोल रहे थे स्टेमिन किसको, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पूरे, मतलब एंथर और फिलामेंट दोनों मिलाकर, वैसे ही यहां पर बोला जाता है उसको मिलाकर बेटा पिस्टल। क्या बोलते हैं बेटा उसको मिलाकर, पिस्टल। ठीक है, क्या बोलते हैं, पिस्टल। अब अगर किसी फ्लावर के अंदर एक, क्या किसी फ्लावर के अंदर एक सिंगल पिस्टल है तो बोलना वो है मोनोकार्पिलरी। क्या है वो, मोनोकार्पिलरी। अब अगर एक से ज्यादा पिस्टल आ जाए तो उनको बोलना वो है मल्टी कार्पिलरी। फिर बता रहा हूं बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम बेटा जैसे हम मेल में स्टेमिन बोला कर रहे थे, वैसे ही फीमेल में बोलेंगे हम लोग पिस्टल। अगर एक पिस्टल तो मोनोकार्पिलरी, एक से ज्यादा पिस्टल तो मल्टी कार्पिलरी। अब अगर ये सारे पिस्टल्स आपस में जुड़े हुए रहें तो बोलना ये है बेटा सिन कार्पस कंडीशन। सिन मतलब जुड़े हुए। ठीक है, when there are more than one pistil fused together are known as syncarpus। क्या है वो, syncarpus, जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, वहीं अगर अलग अलग रहें, पिस्टल्स में बी फ्री, दे आर नोन एज एपोकार्पस। क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। ठीक है, अगर हम एग्जांपल्स की बात देखें बेटा, तो मल्टी कार्पिलरी बहुत सारे पिस्टल्स जुड़े हुए, उसका एग्जांपल है बेटा पेपेवर, ये रहा पेपेवर। और आगे अगर हम देखें तो ये बेटा मिशेलिया है, मिशेलिया। ठीक है, ये मिशेलिया है, ये एपोकार्पस है। आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आने वाले हैं तो इसी से आने वाले हैं। ठीक है, सिनकार्पस क्या है एग्जांपल, पेपेवर, और एपोकार्पस का एग्जांपल क्या है, मिशेलिया। भूलना मत, क्वेश्चन आएगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। अब बेटा जैसे स्टेमिन में दो पार्ट थे, एक था ऊपर एंथर,
फिर लॉन्ग सिलेंड्रिकल आया था, वो था फिलामेंट, और वो जाकर अल्टीमेटली थैलेमस से जुड़ा हुआ था या पेटल से जुड़ा था। ठीक है। वहीं अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो पिस्टल है उसकी बात करें तो सबसे ऊपर रहेगा बेटा स्टिग्मा, जहां पर आकर पॉलन ग्रेन आकर बैठेगा। ठीक है। और पॉलन ट्यूब निकलना शुरू होगी। अब वो स्टिग्मा फिर फाइनली एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब के होते हुए निकलेगा। उसको बोलते हैं उसकी स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। सबसे पहले क्या हो गया? स्टिग्मा। ठीक है। फिर क्या हो गया? ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल पूरा स्टाइल। ठीक है। और बेटा सबसे नीचे जो एक बल्ज वाला पार्ट है, सूजा हुआ पार्ट रहेगा, उसको बोलेंगे बेटा हम, वो है उसके ओवरी। क्या है वो? उसके ओवरी। जल्दी से पढ़ लेते हैं बेटा। ईच पिस्टल है थ्री पार्ट स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है। स्टिग्मा क्या है? सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिनियन, बता चुका हूं। स्टाइल क्या है? एलोंगेटेड सिलिंड्रिकल पार्ट है स्टिग्मा के नीचे। जो बेसल पार्ट है, बल्ज पार्ट है, उसको ओवरी बोलते हैं। हर एक ओवरी एक ओवेरियन कैविटी में होती है, और उस ओवेरियन कैविटी को क्या बोलते हैं? लॉक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉक्यूल। और जो प्लेसेंटा है वो इसी ओवेरियन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी ओवेरियन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। और अल्टीमेटली देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले रहेगा क्या? ओवेरियन कैविटी, इसको बोल रहे हैं लॉक्यूल। उसके अंदर रहेंगे ओवरी। उस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है फिर आपका ओव्यूल। क्या प्रेजेंट रहता है? ओव्यूल। ठीक है। और प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ ही रहता है क्या? ओव्यूल। ठीक है। ठीक है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजियम, जिसको बोलते हैं बेटा ओव्यूल। अगर एक ही ओव्यूल है, सिंगल ओव्यूल है, तो बेटा हम बोलेंगे उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से? आपके वीट, पैडी या मैंगो ले लेना। और अगर एक से ज्यादा है तो बेटा उसके एग्जाम्पल लेना पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड्स। अब आपने अपनी एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से डायग्राम देखा होगा, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल का देखा होगा ऐसा। ठीक है। अब बेटा ये अगर पूरा का पूरा ओव्यूल है, ये अगर पूरा का पूरा ओव्यूल है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर कहां से आया? तो मैं आप लोगों को उसकी कंप्लीट डिटेल्ड स्ट्रक्चर दिखा देता हूं जूम कर करके। देखो कायदे से कुछ ऐसा होता है। अच्छा, एक से ज्यादा क्या है इसके अंदर? ओव्यूल्स है। ये जितने भी दिख रहे हैं ना ग्रीन ग्रीन आपको, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये सब क्या है बेटा? उसके ओव्यूल्स हैं। ठीक है। और ये बाहर वाला पार्ट क्या हो गया बेटा इसके? ये बाहर वाला पार्ट हो गया इसका ओवेरियन कैविटी, जिसको बोलते हैं लॉक्यूल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर ये जो अब बना रहा हूं ये है ओव्यूल, सॉरी ओवरी। और उस ओवरी के अंदर प्रेजेंट क्या है? अलग अलग आपके ओव्यूल्स। आई बात समझ में? और वो हर एक ओव्यूल कैसे जुड़ा हुआ है? प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। ठीक। अब देखो इसको थोड़ा सा जूम करता हूं। तो जूम करा तो बेटा ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। दिख रहा है? अब इसी वाले पार्ट को अब मैं थोड़ा सा और जूम कर रहा हूं। अब जूम करा तो ये कुछ इस तरीके से दिखा। अब इस वाले एक पार्ट को मैं थोड़ा और जूम करता हूं, तो बेटा वो कुछ इस तरीके से दिखा। अब इस पार्ट को मैं थोड़ा सा और जूम करता हूं, तो बेटा वो कुछ इस तरीके से दिखा फाइनली। ठीक है। और यही वाला पार्ट जो है टॉप, ये उसका क्या है? प्लेसेंटा। ठीक है। जिससे वो जुड़ा हुआ है। ठीक। अब इसी को उठाकर आप सीधा कर दो। इसी को उठाकर आप सीधा कर दो, और इसी को उल्टे डायरेक्शन में देखोगे जब मिरर इमेज, तो वो कुछ ऐसा सा दिखेगा। अब बेटा ये आपका डायग्राम है टिपिकल 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 एनाट्रोपस ओव्यूल का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है लेबलिंग प्रोस्पेक्टिव से। लेबलिंग अक्सर पूछी जाती है बेटा। सबसे पहले ध्यान दो, ये टॉप वाले पार्ट को बोलते हैं हम क्या? फनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फनिकल। ठीक है। फनिकल से नीचे तरफ आओगे तो जो सबसे मोस्ट आउटर मोस्ट कवरिंग है जो घेर कर रखा हुआ है, उसको बोल रहे हैं हाइलम। ठीक। अब हाइलम के अंदर तरफ देखो तो हाइलम सबसे टॉप का है, उसके बाद है बेटा आउटर इंटेग्यूमेंट्स। फिर आउटर इंटेग्यूमेंट के अंदर आएगा बेटा इनर इंटेग्यूमेंट। इनर इंटेग्यूमेंट के भी अंदर तरफ ये वाली जो लेयर्स हैं, ये वाली जो लेयर्स हैं, इसको बोलते हैं बेटा न्यूसेलस। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूसेलस। और मेन
जहां पर हमारा एग सेल, सिनर्जिड्स और ये सब रहते हैं, उसको बोलते हैं, ये रहा आपका बेटा एम्ब्रियो सैक। ठीक है। ऊपर वाले एंड को बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड, नीचे वाले एंड को बोलेंगे चालाजल एंड। ठीक है। और यहां ये होता है माइक्रोपाइल। यहीं से ही पॉलन ट्यूब की एंट्री अब होने वाली है। ठीक, आगे देखिए। अब आता है बेटा मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में, यानी कि किस तरीके से हमारे पास में 8 सेल्ड स्टेज आती है, ये हम अभी देखते हैं। ध्यान दीजिए। अब बेटा हम पढ़ने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कि कैसे बनेगा एम्ब्रियो सैक। ठीक है। सबसे पहली बात यह है बेटा, मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते किससे हैं, तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर को बनने को ही बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है। जो ओव्यूल है वो जनरली बेटा डिफरेंशिएट होती है किसमें, द ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। मेगास्पोर मदर सेल क्या है बेटा, उसके पास रहेगा बेटा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये देखो एक न्यूक्लियस है। ठीक है। और डेंस साइटोप्लाज्म रहेगा। ये वाला बाकी जो पार्ट है वो पूरा क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म। अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो है ये मियोसिस करेगी, तो बेटा डायड बना लेगी। डायड से क्या बना लेगी, वो टेट्राड बना लेगी। मेगास्पोर क्या बन गया आपका, टेट्राड। अब बेटा होता क्या है, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में यहाँ पे 4 टेट्राड, 4 बने थे मेगास्पोर टेट्राड। इनमें से 3 जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। 3 जो होते हैं वो डिजेंट हो जाते हैं, और केवल एक ही मेगा स्पोर जो है वो क्या बचता है, फंक्शनल बचता है। अब ये फंक्शनल मेगा स्पोर ही आगे जाकर क्या बनाएगा, आपका पूरा एम्ब्रियोसैक बनाएगा। देखो, वन फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमिटोफाइट, जिसको क्या बोला जाता है बच्चों, एम्ब्रियोसैक बोला जाता है। अब बेटा एक ही आ, मेगा, एक ही टेट्राड में से एक ही मेगा स्पोर से बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। केवल एक ही स्पोर से डेवलपमेंट हो गया पूरे का। ठीक है। देखो, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगा स्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब बेटा इसकी प्लॉइडी की बात करें, तो इसकी प्लॉइडी जो है वो रहेगी बेटा न्यूसेलस की 2n। प्लॉइडी जो रहेगी मेगा स्पोर मदर सेल की वो भी रहेगी 2n। और बेटा फंक्शनल मेगास्पोर जो रहेगा वो क्या रहेगा, हेप्लॉइड रहेगा। तो ये ध्यान रखना, बाकी डिप्लॉइड, लेकिन फंक्शनल मेगास्पोर क्या रहेगा, हेप्लॉइड रहेगा। ठीक। अब बेटा हम बात करते हैं कैसे बनेगा आपका एम्ब्रियोसैक। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ध्यान देना बेटा, सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइडेड माइटोटिकली। अभी मियोटिकली कर रहा था डिवाइड डिवाइड, अब यहां पर क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। क्या होगा बेटा, माइटोसिस, मतलब 1 से 2 बनेंगे। ठीक है। जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो माइटोटिक डिवाइड करेगा टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, और वो 2 न्यूक्लियस दोनों अलग अलग एंड पे जाना शुरू कर देंगे। ठीक है। अब इसको बोलेंगे 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक। पहला वाला मैं यहां पे लिख दे रहा हूं नंबर 1। ये हो गया क्या, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक। अब आगे क्या हो गया, आगे 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। 2 माइटोटिक डिवीजन और होंगे। तो सबसे पहले दूसरा माइटोटिक डिवीजन होगा, तो 4 सेल्ड स्टेज बन जाएगा। एक और माइटोसिस करवाओ तो 4 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो पहले एक नॉर्मल न्यूक्लियस था, उसने डिवाइड करा माइटोटिकली, अलग अलग एंड पे चले गया। फिर अगला माइटोसिस, 2 ऊपर 2 नीचे बन गए, 4 हो गए। एक और माइटोसिस, तो 4 ऊपर 4 नीचे बन गए। ठीक। तो ये हो गया क्या, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ गई। ठीक है, किसकी, एम्ब्रियोसैक की। अब these mitotic division are strictly free nuclear, that is nuclear division are not allowed by the cell wall formation। फ्री न्यूक्लियर रहेगा, यानी कि बेटा ऐसा नहीं कि एक बार आपका जैसी डिवीजन हुआ तो यहीं से ही काट दो और क्या हो जाए, सेल डिवीजन हो जाए। ये फ्री न्यूक्लियर रहेगा, मतलब यहां पे सेल डिवीजन होने वाली नहीं है। ठीक। आगे देखो,
जब आपका 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ जाएगी, मतलब नंबर 3 अचीव हो चुका है, फिर क्या होगा? सेल वॉल्स आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गेमिटोफाइट या एम्ब्रियो सेल। अब धीरे धीरे क्या होगा बेटा? आपका सेल वॉल्स आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब जो 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall and organized into cells, and remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell। ठीक। ये रहे बेटा आपके क्या? पोलर न्यूक्लिया। देखो, जो 8 में से 6 थे, ठीक है, ये 6, ये देखो, 1, 2, 3, ठीक है, ये ऊपर चले जाएंगे, बोलेंगे एंटीपोडल्स। ठीक है। नीचे वाले भी देखो आप इससे घिर गए, ये नीचे वाले भी घिरे हुए हैं, घिरे हुए हैं, ये नीचे वाले भी घिरे हुए हैं सेल वॉल से। ठीक है। तो बेटा इन दो को बोलेंगे क्या? सिनर्जिड्स। क्या बोलेंगे? सिनर्जिड्स। ये हो जाएगा एग सेल, ये आपका पूरा सेंट्रल सेल है, और सेंट्रल सेल में अब 3 ऊपर चलेगा, 3 नीचे का चलेगा, 6 6 को किसने घेर लिया? सेल वॉल ने। बीच में ये जो 2 बचे, इनको बोलेंगे क्या हम लोग? पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है। तो 3 सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एट माइक्रोपाइलर एंड। क्या बनाएंगे? माइक्रोपाइलर एंड पे चले गए। ठीक है। और क्या बना लिया उन्होंने बेटा? एग एपरेटस। ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, वो चालजल एंड हो गया। चालजल एंड पे क्या पहुंच गया? आपका एंटीपोडल। और आपके माइक्रोपाइलर एंड पे क्या पहुंच गया आपके? उन्होंने क्या बना लिया बेटा? उन्होंने बना लिया आपका क्या? एग एपरेटस बना लिया। अब इस एग एपरेटस से क्या रहेंगे? 2 सिनर्जिड्स रहेंगे। ये 2 सिनर्जिड्स हैं, और साथ में क्या रहेगा? उन सिनर्जिड्स के पास में फिलीफॉर्म एपरेटस रहेगा, जो हेल्प करेगा पॉलन ट्यूब को अंदर आने के लिए। ठीक है। अब बेटा 3 cells at chalazal end are called antipodal. The large central cell, as mentioned earlier, has 2 polar nuclei. इसलिए एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में, एम्ब्रियो सेक के अंदर 8 न्यूक्लिएट स्टेज होती है, लेकिन केवल 7 सेल्स होते हैं। 8 न्यूक्लियस रहेंगे पर सेल केवल 7 रहेंगे। ठीक है। अब बात आती है बेटा पॉलिनेशन की। ये भी हमारे इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब पॉलिनेशन होगा क्यों? ये होगा बेटा ताकि मेल गैमीट पहुंच जाए कहां पर? फीमेल गैमीट के पास में। तो बेटा बात यह है, चूंकि हम अभी तक पढ़ चुके हैं पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम के बारे में, गाइनोशियम के बारे में, तो हमने क्या जाना? ना तो एंड्रोशियम में मेल गैमीट आपका मोटाइल है, मोटाइल मतलब मूव करता है, ना तो फीमेल गैमीट मूव करता है। तो भाई इन दोनों को एक दूसरे के पास लाना जरूरी है, जो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है। अब ये पॉलिनेशन कैसे क्या होगा, वो मैं आपको समझाना शुरू करता हूं, ध्यान दो। एक टाइप का पॉलिनेशन होता है बेटा ऑटोगेमी। क्या होता है? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है? एक ही फ्लावर का, एक ही मतलब एक ही फ्लावर है, उसी में मेल गैमीट भी है, मतलब उसी में एंड्रोशियम भी है, उसी में गाइनोशियम भी है। तो एक ही के स्टेमिन से, एक ही के एंथर से उसके पॉलन ग्रेन निकले, और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर बैठ गए। मतलब साइड में रहेंगे आपके सारे एंथर्स, और बीच में रहेगा आपका स्टिग्मा। तो वहीं से निकले और वहीं पे आकर बैठ गया, ये हो गया ऑटोगेमी। अब ये ऑटोगेमी जो है, ये भी आगे देखें तो फर्दर डिवाइडेड बेटा 2 टाइप में, डिपेंडिंग अपॉन आपका फ्लावर ओपन होगा कि नहीं होगा। एक होता है बेटा कैस्मोगेमी, एक होता है बेटा क्लिस्टोगेमी। कैस्मो गैमस फ्लावर जो होते हैं वो ओपन होते हैं। अब चूंकि ओपन होंगे तो यहाँ चांसेस किसकी है? यहाँ चांसेस होगी क्रॉस पॉलिनेशन की। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो ऑल टाइम, तुमने सुना है क्लेस्ट्रोफोबिया? क्लेस्ट्रोफोबिया बड़ा घुटन घुटन टाइप लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि अरे भाई बहुत कम स्पेस है। क्लेस्ट्रोफोबिया सुना होगा तुम लोगों ने, है ना? तो वैसे क्लिस्टोगैमस बंद ही रहेगा, एक जगह बंद रहेगा। तो यहां पर क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होने की चांसेस तो पैदा ही नहीं होती है। ठीक है। लेकिन कैस्मोगैमस फ्लावर क्योंकि खिलता है भाई, वो फ्लावरिंग होती है उसमें, तो यहां क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब बेटा आफ्टर ऑटोगेमी कम्स जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी क्या है बेटा? इसमें क्या होगा? एक ही पेड़ है,
उसमें दो अलग अलग फ्लावर लगे हुए थे। एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन उड़कर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आकर बैठ गया और उसको क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया। तो यहां बोल देंगे क्या, ये हो गई जिटोनोगेमी। और जीनोगेमी में क्या होगा, जीनोगेमी में भाई आपका पेड़ ही अलग अलग है, ठीक है, लेकिन फ्लावर एक ही रहेगा। पेड़ अलग अलग है लेकिन फ्लावर एक ही रहेगा, ठीक है। देखो इस तरीके से ऑटोगेमी वहीं के वहीं, जिटोगेमी एक ही पेड़ है, उसका एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, जीनोगेमी अलग अलग ही पेड़ होगा इसमें, ठीक, पर सेम स्पीशीज के। अब बेटा डिपेंडिंग अपॉन कौन आकर किसको फर्टिलाइज करता है, कौन पॉलिनेशन करता है, हमने नाम दिया है। इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो बोलना एंटोमोफिली, फिर बेटा बात करें बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो बोलना ऑर्निथोफिली, एयर के थ्रू हो रहा है तो एनिमोफिली, वाटर के थ्रू हो रहा है तो हाइड्रोफिली, बैट्स कर रहे हैं तो चिरोप्टिरोफिली, आपकी चीटियां कर रही हैं तो बोलना माइमरकोफिली, स्नेल्स कर रहे हैं तो बोलना मेलेकोफिली, आपके फ्लाइस कर रही हैं तो बोलना मायोफिली, आपके बीटल्स कर रहे हैं तो बोलना कैंथेरोफिली, ठीक है। तो बेटा यही हमारा पूरा आपका पार्ट है। और इसमें बस आपको ध्यान जो रखना है, वो ध्यान एक छोटी सी चीज रखनी है कि आखिरी में किसका कैसे, मतलब कौन किस में डेवलप होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, ध्यान दो। देखो देखो, जाइगोट बचेगा, ठीक है, और ओव्यूल बचेगा, ओवरी बचेगा। अब ये कौन कौन क्या क्या बनाएगा उसको बता रहा हूं मैं। जाइगोट बनाएगा बेटा एम्ब्रियो, ठीक है। ओव्यूल बनाएगा हमेशा सीड, और ओवरी बनाएगा फ्रूट। इस चीज को ध्यान देना। अब आप कहोगे सर याद कैसे रखें, तो तरीका है, जाइगोट से जाय ले लो, एम्ब्रियो से एमबी ले लो, एमबी एमबी, तो उसको बोल दो जेम्बी, जेम्बी या जोम्बी, जोम्बी, जोम्बी। अब ओव्यूल को आवे ले लो और इसका सीड का से ले लो। वो नहीं राजस्थान या हरियाणा बोलते अबे आवे से, कहां जावे से, इस टाइप से। तो जोम्बी आवे से, जोम्बी आवे से, ओवरी का अरी, जोम्बी आवे से, अरी फ्रूट मत खा, अरी फ्रूट मत खा, जोम्बी आवे से, अरी फ्रूट मत खा। इस पर भी अक्सर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब बच्चों ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं आप लोगों को ऐसे ही हर चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, जो आपको समझने लायक रहेंगे, वो मैं लेके आने वाला हूं। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, टिल देन, गुड बाय।